हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसिस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 इन्वायरमेंट का, जिसका ये लेक्चर नंबर थर्ड है। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर वन में कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था इसको देख लेते हैं। लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने कवर किया था बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर किया था। इन जो हमारा पीटी 365 का ये इस सीरीज का जो सेकेंड लेक्चर था, उसमें हमने कवर किया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूएन ट्रिपल एफसी वाला जो COP29 हुआ था उसको कवर किया था। देन पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे जो लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स में थे, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड इसके अलावा देखेंगे कुछ टर्म्स ऐसे थे कि जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में थे, तो उसको भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर टू में कवर किया था। तो अभी आज हम क्या क्या कवर करेंगे, वो हम करेंगे जो मेजर उसका हेडलाइन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो सतत हमारा विकास है इसके बारे में देखेंगे। जो कि आप जानते होंगे यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उसमें ये उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलप में फोकस करके यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये फ्रेम लोग करते हैं। तो क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, तो जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसका इंडेक्स है जो कि नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। फिर चिपको मूवमेंट हो गया, और रीन्यूएबल जो एनर्जी है अपना, इससे रिलेटेड क्या क्या सोर्सेज हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आयरिस प्रोग्राम जो है ये हो गया, साइक्लोन क्यों इतना आ रहा है, ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आज के हम करंट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जिसका हम आपको कुछ भी, सपोज हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली आप हमको 1 to 1 मैसेज भी भेज सकते हैं कि सर किसमें आपको डाउट है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हम जो अपना इन्वायरमेंट का ये जो पीटी 365 है ये लेक्चर नंबर 3 है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि तीनों पार्ट हैं इसको एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना के एक चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में काफ़ी इजी रहेगा। इन केस आपने वन टाइम स्टडी कर लिया है और आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, तो आप इसको 2x या 1.5x के स्पीड पे आप इसको एक बार सुन लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर का था वो यूपीएससी का बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि जो न्यू कमर्स हैं वो उनका मैसेज आता है कि सर ये पीटी 365 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप जानते होंगे कि पीटी 365 क्या है, बेसिकली विजन आईएएस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके काफ़ी डिटेल्ड में ये लोग पब्लिश करते हैं। और जो इसको आपने कवर कर लिया तो आप तो का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका स्टडी भी कवर हो जाता है, और जो आपका करंट अफेयर्स या डायनामिक टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाता है। तो आइए मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जो अपना एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो अभी देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है अपना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कितने हैं, टोटल कितने हैं, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ग्लोबल लेवल पे इसको कौन पब्लिश करता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिसका भी आंसर राइट रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। इससे आप समझ जाएंगे कि क्या राइट आंसर है। तो इस सीरीज का ये फोर्थ एडिशन का रिपोर्ट है। और ये जैसे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि कौन कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। और सेम वे में नीति आयोग जो निकालता है वो अपने नेशनल लेवल पे कि हमारे इंडिया में जो हमारे स्टेट्स हैं वो या फिर यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी, वो लोग कितना प्रोग्रेस किए हैं। तो इन सब चारों को स्टडी करके जब एक कंबाइंड रिपोर्ट निकलती है तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें कितने कैटेगरीज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि अचीवर कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया में कौन है स्टेट अचीवर
कैटेगरी का है, कौन फ्रंट रनर है, परफॉर्मर कौन है। तो ऐसे ये इनका 4 कैटेगरी होता है। तो पहला कैटेगरी है अचीवर, जिसमें उनका सपोज 100% स्कोर है तो उसको अचीवर बोलते हैं। सेकेंड पे आता है हमारा कि फ्रंट रनर, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस, एंड फोर्थ है एस्पिरेंट्स, जो मीन्स धीरे धीरे एस्पिरेशन लेकर वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस रिपोर्ट से क्या क्या फाइंडिंग्स पता चला, तो इसका फाइंडिंग पहला ये है कि इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है, क्योंकि पहले 2020-21 में स्कोर देखा जाए तो 66 था, जो कि बढ़ करके अभी 71 हो गया है 2023-24 में। तो अभी देखा जाए तो सारे जितने भी स्टेट्स हैं और यूटी हैं उन लोगों ने प्रोग्रेस इसमें शो किया है, प्रोग्रेस दिखा है। और जो टॉप स्टेट है वो हमारा उत्तराखंड और सेकेंड पे हमारा केरला है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट में कि टॉप स्टेट कौन रहा था। टॉप स्टेट हमारा उत्तराखंड था, दूसरे पे हमारा केरला था। तो ये ध्यान दीजिएगा टॉप स्टेट्स में। और टॉप यूनियन टेरेटरी में हमारा चंडीगढ़ है। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड ये टॉप पे था स्टेट्स की लिस्ट में, और यूनियन टेरेटरी में कौन टॉप पे था, तो ये था चंडीगढ़। तो इससे रिलेटेड और कौन कौन से हमने बताया कि ग्लोबल लेवल पे भी इसको रिपोर्ट निकाला जाता है। तो ग्लोबल लेवल पे इसको कौन रिपोर्ट निकाला जाता है, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है जो हमारा यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये रिपोर्ट एक पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो हमारा यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है SDSN, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और यहाँ पे नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क निकाला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में मोस्पी कहते हैं, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो जो हमारा ये ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन के बॉडी के द्वारा जो निकाला जाता है SDSN के द्वारा, तो इसमें बताया ये गया है आउटकम में कि जो हमारा फिनलैंड है वो हमारा रैंक फर्स्ट पे आया है, और इंडिया का जो पोजीशन था 109 है। तो इंडिया ने 109 है, तो यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी जो पॉवर्टी रिडक्शन है इसमें काफ़ी काम किया है, और इसके साथ साथ अपने एजुकेशन सिस्टम पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हासिल किया है। तो इसकी वजह से इंडिया का कुछ तो रैंक में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा और कोई रिपोर्ट देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएनडेसा के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो यूएनडेसा में देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से टारगेट को अचीव किया है या फिर पॉजिटिव प्रोग्रेस किया है। तो इतने सारे जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 3 है, जो कि हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करता है, ये इसमें इम्प्रूव हुआ है। हमारा SDG जो 4 है, जो हमारा यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे ही जो इतने सारे SDG हैं, इसमें हम लोगों का प्रोग्रेस हुआ है। हमारा अगला टॉपिक है कि चिपको मूवमेंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है, चिपको मीन्स आप ट्री को कट होने से बचाने के लिए आप पेड़ से चिपक जा रहे हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम चिपको मूवमेंट नेम दिया गया था। और इसका 2023 था, इसमें 50वीं एनिवर्सरी थी, तो इसकी वजह से ये हाईलाइट में था। तो ये मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली चिपको मूवमेंट क्या था। तो एक तरीके का ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जैसे महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस या अहिंसा का ये दिया था, मोटो दिया था, थीम दिया था। तो सेम वैसे ये एक तरीके का नॉन वायलेंस एक रेजिस्टेंस वाला मूवमेंट था, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट कटिंग से रिलेटेड क्या था, इसका विरोध कर रहे थे। तो इसका हिस्ट्री इस तरीके से था कि जोधपुर के एक राजा थे, तो उन्होंने एक जो वन था, फॉरेस्ट था, उसको कट करने का परमिशन दिया। तो क्या हुआ कि उस गांव में जो एक बिश्नोई समाज है हमारा, बिश्नोई राजस्थान में एक काफ़ी अच्छी और बड़ी बिश्नोई कम्युनिटी है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो राजा थे जोधपुर के, उनके इस ऑर्डर का विरोध करने के लिए ये लोग क्या किए कि पेड़ से चिपकने लगे, जिससे कि पेड़ से सपोज चिपक जाएंगे तो जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग के लिए जाएंगे तो वो फॉरेस्ट कट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग चिपको मूवमेंट में लेकर आया गया था।
तो और ये कहाँ पे लाया गया था, ये उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक गांव था जिसको रेनी विलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चिपको मूवमेंट का शुरुआत हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान का एक बिश्नोई गैंग है। और इसमें एक जो पर्सनैलिटी हैं अमृता देवी जी, तो इन्होंने ये इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और बाद में क्या हुआ कि इसको लीड किसने किया था, कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको लीड किया था। जो कि क्या हुआ कि जो राजा थे जोधपुर के, इनके ऑर्डर का विरोध करने के लिए एक नॉन वायलेंस एक मूवमेंट जैसा था। और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, ये जो गांव की महिलाएं थी इनके द्वारा ये लीड किया गया था। तो क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए महिलाओं ने आगे आके इस चीज़ को एक मूवमेंट की तरह बनाया, इसलिए इसको हम इको फेमिनिज्म भी बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के द्वारा लीड किया गया था, इसकी वजह से इसको इको फेमिनिज्म बोलते हैं। और इसको कौन लीड किया था, तो इसको सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी इसको लीड किया था। और ये मेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था श्री अमृता देवी जी, बाई अमृता देवी जी। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ मूवमेंट है क्या, तो डिफरेंट हमारा स्टेट्स है, तो यहाँ पे देखा जाए कि डिफरेंट टाइप के हमारा मूवमेंट लेकर आए गए हैं टाइम टाइम पे। जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट जो कि हमारा केरला में लेकर आया गया था 1973 में। फिर अब एपिको मूवमेंट था जो कि 83 में हमारा वेस्टर्न घाट है कर्नाटका का, वहाँ पे जो ये था पांडुरंगा हिल्स के द्वारा लेकर आया गया था। फिर हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में लेकर आया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। और इस वीडियो को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे हाईलाइटेड पीडीएफ, तो वहाँ से आपको रिवाइज करने में काफ़ी इजी रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारा सिया ये मूवमेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। सिया इनिशिएटिव, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। मीन्स इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को एक साथ हम अकाउंटिंग जो करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं, उसी को हम सिया बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा लेकर आया गया था, तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने क्या किया था कि एक एनवी स्टैट रिपोर्ट निकाला था 2024 में। तो एनवी स्टैट आप जानते होंगे, एनवी से इन्वायरमेंट और स्टैट्स मीन्स इन्वायरमेंट जो हमारा स्टेटिस्टिक्स मीन्स या फिर डेटा है, उस चीज़ को हम एनवी स्टैट रिपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म दिया है कि एनवी स्टैट्स, और सिया का फुल सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। तो एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसमें जो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डेटा है और उसका फाइनेंशियल जो प्रोविजन, इससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा को ये मॉनिटर और मेजर करता है। तो इसमें कौन कौन से मेजर एरियाज को इंक्लूड करता है, तो जैसे एक एनर्जी का जो हमारा अकाउंट्स है कि हमारा कौन सा एनर्जी कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये इसका मेजर है। दूसरा ओशन से हमारा जो समुद्र है उससे निकलने वाले एनर्जी, फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट है और बायोडाइवर्सिटी। तो ये 4 पैरामीटर को ये बेसिकली मॉनिटर करता है, मेजर करता है। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा इंडिया भारत है, ये एनर्जी ट्रांजिशन में, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल्स या कोयले से आप सपोज एनर्जी पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे से आप सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से सपोज वहाँ पे एनर्जी पैदा करने के लिए आप मूव कर लिए, कोयले के बजाय आप सोलर एनर्जी से ही एनर्जी पैदा करने लगे। तो उस चीज़ को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज। तो इंडिया ने वर्ल्ड लीडर की तरह इसमें उभरा है, जिसमें ने क्या किया है कि एनर्जी के ट्रांजिशन में काफ़ी की रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का लीडर बना है। और इसमें क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है, इन्होंने बताया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि इसमें भी इंक्रीज हुआ है, नियरली 72% इंक्रीज हुआ है नंबर में। और एरिया की बात किया जाए तो उसमें लगभग 16% एरिया में इंक्रीज हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी कवर किया गया है कि जो हमारा मैनग्रोव है, तो उसमें भी नियरली 8% का इजाफा हुआ है। तो देख लेते हैं कि सिया क्या होता है। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक की अकाउंट्स को मॉनिटर करता है, उसका देख रेख करता है। तो ये दो तरीके का इसमें अकाउंट है, एक है हमारा सिया सीएफ जो कि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एसेट्स है उसको मेजर और मॉनिटर करता है। और जो है हमारा दूसरा है कि सिया ईए। तो ईए में क्या होता है कि इकोनॉमिक और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन सब को हमारे सिस्टम से सर मिलने वाले जो ये जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, तो इनको ये मेजर करता है। तो सिया कितने टाइप के मेजर्स में है, सिया में दो तरीके के मेजर्स हैं, एक हमारे इन्वायरमेंट के एसेट्स हो गए, दूसरा हमारा ह्यूमन और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसको ये मेजर करता है।
तो ये किसके बेस पे लेकर आया गया था या फिर किसके रिकमेंडेशन पे इस तरीके का डेटा या फिर जो स्टैटिस्टिक्स है ये लेकर आया गया था। तो एक कमेटी है जिसका नेम है कि सर पर्थ दास गुप्ता कमेटी। तो पर्थ दास गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे एनवी स्टेट्स लेकर आया गया था। और रिसेंटली क्या था कि इससे रिलेटेड एक जो इंडेक्स है या फिर इंडेक्स मीन्स ये जो रिपोर्ट होता है उसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो एक रिलीज किया गया उत्तराखंड के द्वारा जिसको नेम दिया गया कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें इन ये लोग कौन कौन से पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो 4-5 तरीके का पैरामीटर्स हैं। तो पहला है कि हमारा एयर को ये लोग मेजर कर रहे हैं, दूसरा है हमारा वाटर, पहला एयर, दूसरा वाटर है, और तीसरा है हमारा सॉइल, और फोर्थ है हमारा जो फॉरेस्ट है। तो इस तरीके के जो 4 पैरामीटर हैं, एयर, वाटर, सॉइल, हमारी जो मिट्टी होती है, और जो फॉरेस्ट होते हैं, इन 4 पैरामीटर के एनालिसिस के बेस पे जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टेटिस्टिक्स है उसका डेटा ये लोग पब्लिश करते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसका जो कोर टॉपिक है उसको हमने समझ लिया है। और उसके अलावा देखा जाए कि एनर्जी सेक्टर में मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हम एनर्जी सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो पहला है कि हम एनर्जी सेक्टर में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होने वाले एनर्जी का डेटा है उसको देख लेते हैं। तो एक डेटा है जो कि 2023 का डेटा है, इसमें बताया गया कि जो भी हम एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर का नियरली 45% जो एनर्जी है उसको हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है, जैसे हो गया हमारा सोलर पैनल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, मीन्स हम हवा में जहाँ पे समुद्र के किनारे या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा तेज चलता है वहाँ पे बड़ा सा हम पंख लगा दिए और हवा की तेजी से वो पंख घूमता है, तो फिर वहाँ पे टरबाइन हम लोग चला देते हैं। तो उस टरबाइन चलने से एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, जो कि हमारा पानी के बहाव के साथ हम टरबाइन जब घुमाते हैं तो उस मैकेनिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है तो उस चीज़ को हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। तो हमारा नियरली कितना 45% जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज है इसमें भी देखा जाए तो हमारा नियरली 20% जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो सोलर पे आता है। तो पहले पे रिन्यूएबल कभी एग्जाम में पूछ दे कि एक ऑर्डर मेंटेन करिए कि हम जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो इसमें हाइड्रो एनर्जी में कौन सा किस लेवल पे हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है 20% जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका 20% पार्ट हम सोलर एनर्जी से प्राप्त करते हैं, और दूसरा पे आता है विंड एनर्जी जो कि 10.5% हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का विंड एनर्जी से प्राप्त करते हैं, और सेम हम हाइड्रो एनर्जी से भी प्राप्त करते हैं 10.6%। तो ये टॉप 3 जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इसका ये डेटा है। पहले पे आता है सोलर एनर्जी, दूसरे पे आता है विंड एनर्जी, तीसरे पे आता है हमारा हाइड्रो एनर्जी। तो सोलर एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जब सन से सूर्य का प्रकाश आता है तो हम एक तरीके का वहाँ पे जो पैनल लगा देते हैं जो कि वहाँ पे जो लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को हम एक करंट बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो कि करंट का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो वहाँ से होने वाली जो एनर्जी होता है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। और इसमें बोला गया है कि 2014 से 2024 के बीच में नियरली हम 165% रिन्यूएबल एनर्जी को हमने अपने सोर्सेज बढ़ाया है। और लीडिंग स्टेट की बात करें तो पहले पे हमारा गुजरात आता है पहले पे, और दूसरा पे हमारा तमिलनाडु, एंड तीसरे पे हमारा कर्नाटक आता है। तो ये ध्यान रखिएगा नहीं सॉरी, पहले पे हमारा राजस्थान आता है, राजस्थान हमारा पहले पे आता है, दूसरे पे हमारा गुजरात आता है, तीसरे पे हमारा तमिलनाडु, एंड फोर्थ जो है हमारा फोर्थ पे हम कर्नाटक आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान जो है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में नंबर 1 पे है, दूसरे पे गुजरात आता है। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में देखा जाए कि 4th लार्जेस्ट कंट्री है। पहले पे जनरली यूएसए होगा, दूसरे पे चाइना होगा। तो इस तरीके से हम 4th लार्जेस्ट आते हैं।
और विंड से हम हवा से जब हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं तो उस मामले में हम फोर्थ पे आते हैं। और जो है हमारा इंडिया ने क्या किया था रिसेंटली, जापान को यहाँ पे पीछे छोड़ा था और बोला था कि जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट होता है उसमें इंडिया ने थर्ड रैंक हासिल किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। तो कुछ सरकार ने इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं जिससे क्या होता है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है इससे जनरेट होने के लिए इंसेंटिवाइज करती है गवर्नमेंट, या फिर वो क्या करती है प्रमोट करती है। तो ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं? तो एक तो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम क्या है। फिर हमारा पीएलआई जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, जो कि सोलर जो पैनल्स होते हैं इसके प्रोडक्शन में ये हमारी जो सरकार है इसको इनहेंस करती है। इनहेंस मीन्स प्रमोट करती है कि सपोज उन्होंने सरकार ने बोला कि आप 1 करोड़ का, इसमें 1 करोड़ के बजाय आप 10 करोड़ का आपने प्रोडक्शन किया तो हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको 10 लाख का हम बोनस देंगे या इनाम देंगे या फिर टैक्स माफ कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी क्या होती है मोटिवेट होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का प्रोडक्शन करें। फिर अगला हमारा सरकार का इनिशिएटिव था कि पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना बेसिकली क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पीएम कुसुम योजना है जो है तो इस तरीके का स्कीम है जो जिसमें सपोज किसी किसान के पास कोई बंजर जमीन है जिसमें आप खेती लायक वो नहीं बची है, तो ऐसे वो बंजर पड़ा रहता है कि नॉन यूज का रहता है। तो सरकार ऐसी जगह पे क्या करती है कि आप बोलती है कि आप यहाँ पे सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, क्योंकि ये जगह या ज़मीन जो है खेती लायक नहीं है। तो इस चीज़ को प्रमोट जो है पीएम कुसुम स्कीम्स के थ्रू करती है। फिर अगला हमारा स्कीम है जो सरकार ने लेकर आया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें अपने कोई इंसान अपने छतों पे वहाँ पे सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो ये सारे कुछ की इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लेकर आए जाते हैं। और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमने क्या टारगेट रखा है, तो पहला जो मेजर टारगेट है ये ध्यान दीजिएगा कि 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक का सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। और इन्होंने बताया है कि जो हम 2030 तक जो भी हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका नियरली 50%, जो हम 50% जो रिक्वायरमेंट है अपने रिन्यूएबल जो एनर्जी है हमारा इससे हम प्राप्त करेंगे। ये इस तरीके का इंडिया ने काफ़ी हाई टारगेट रखा है। हमारा अगला टॉपिक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। सपोज आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पे हम उसको रिजॉल्व करने का या फिर राइटली या करेक्टली हम उसको आपको समझाने का ट्राई करेंगे। या फिर आप चाहते हैं किसी अदर टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमको 1-to-1 डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं कि आपको किस में डाउट है, जिससे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ये शेयर करें हमारे वीडियोस को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अभी क्या हुआ था कि एक तरीके का एक राउंड टेबल मीटिंग हुआ था जिसको हमने कहाँ पे होस्ट किया था, ये जो COP29 हुआ था यहाँ पे UNFCC का। तो यहाँ पे क्या था कि एक जस्ट ट्रांजिशन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये कहाँ पे हुआ था, वेयर। तो यहाँ पे आपको बताना है प्लेस नेम। तो जिसका भी राइट आंसर आएगा इसको हम यहाँ पे हार्ट दे देंगे या फिर आंसर कर देंगे, उसको रिप्लाई कर देंगे। तो जस्ट ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे किसी भी तरीके से हम किस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी बनाएं। तो ग्रीन इकोनॉमी बनाने का मतलब कि जो हमारा रिन्यूएबल सेक्टर है या फिर इन्वायरमेंट को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी का जो ट्रांजिशन है मीन्स वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करना, उस चीज़ को ही हम जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे ये किसके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, ILO के द्वारा, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हम डिसेंट अपॉर्चुनिटी जो इस सेक्टर में जो हमारा इन्वायरमेंट के सेक्टर है वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जिससे कोई भी इससे पीछा ना रहे और सारे लोग इसमें इंक्लूसिव हो जाएं और सारे लोग इसमें अपना भागीदारी दें। तो इस चीज़ को ILO को द्वारा किया था कि हम कैसे अपने इकोनॉमी को ग्रीन बना सकते हैं।
और जस्ट डिक्लेरेशन जो हुआ था, जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन हुआ था, ये कहाँ पे ये अग्री किया गया था, मीन्स कहाँ पे रिकॉग्नाइज इसको किया गया था, तो ये है कोप 26। तो कोप 26 जो है ये भी यहाँ का जो UNFCCC है, तो ट्रू कोप 26 जब हुआ था तो यहाँ पे इसको कॉन्सेप्चुअलाइज और यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन को। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो इसके जो स्टेक होल्डर मीन्स कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सपोज इस जो इनिशिएटिव है इसको प्रमोट करने के लिए, तो एक तो जितने भी वर्कर्स हैं वो हो गया, फिर किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो हो गया, फिर इंडस्ट्रीज हो गई, सोशल सोसाइटीज़ हो गई, हमारे और आपकी जैसे सोसाइटी होती है। तो इन सारे लोगों को इंक्लूड करके हम कैसे अपने इकोनॉमी को ग्रीन बनाएं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहे और सस्टेनेबल रहे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा UNFFCC का जो ट्रांजिशन या फिर डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ था जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें कोप जो कोप हमारा कोप 21 हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बोला गया था कि इस तरीके से हम कुछ प्लान करें, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर जैसे नियम कानून हो या फिर इनिशिएटिव लिया नहीं गया था, सिर्फ इसके बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था कि इस तरीके का हमको लेकर आनी चाहिए। फिर जो हमारा कोप 24 हुआ, तो यहाँ पे बोला गया था कि सिलेसिया जो हमारा डिक्लेरेशन है इसके बारे में बताया गया, जो कि हम आगे समझेंगे कि सिलेसिया डिक्लेरेशन क्या था। फिर हमारा जो कोप 26 था जो कि ग्लासगो में हुआ था, तो ग्लासगो जो है हमारा साउथ अफ्रीका में, तो इन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका में ने अनाउंस किया कि हम जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें आप एक एनर्जी सोर्सेज से दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे मूव करने के लिए वहाँ पे जो है पार्टनरशिप करेंगे, जिससे लोगों को सपोर्ट मिले। और यहाँ पे टेक्निकल हेल्प चाहिए या फिर फंडामेंटल कोई हेल्प चाहिए, तो अदर जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होने के नाते लोग आके इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल इनिशिएटिव किसके द्वारा लेकर आया गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेकर आया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। और इससे रिलेटेड न्यूज़ देखा जाए तो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इसके द्वारा पब्लिश किए जाने वाली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रिपोर्ट्स है यूजुअली या तो फिर यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि वो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसमें इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का रैंक 63rd है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले इंडिया का जो 2023 में 67 था, तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है कि इम्प्रूव किया है। तो इंडिया ने अपना रैंक को यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इम्प्रूव किया है। हमारा अगला टॉपिक है कि ऑफशोर विंड एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑफशोर विंड एनर्जी कि सपोज ये हमारा यहाँ पे इंडिया का जो साउथ में हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो यहाँ पे देखेंगे तो जब हमारे कंट्री का यहाँ पे लैंड बॉर्डर ख़त्म होता है और वहाँ पे समुद्र से जाके मिलता है, तो इस एरिया को हम ऑफशोर एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज क्या होता है कि समुद्र की लहरें चलती है, तो वहाँ पे जो हवा का ये रहता है, स्पीड रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे हम कैसे विंड एनर्जी को हम अपने जो हवा से मिलने वाली एनर्जी है उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, तो इस तरीके के प्लान को हम ऑफशोर विंड एनर्जी बोलते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये जो है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके द्वारा इम्प्लीमेंट करने का नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे जो है 1 गीगावाट जो है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, जो कि जो हमारा 0.5 जो रहेगा 0.5 गीगावाट ये होगा हमारा गुजरात में, और रिमेनिंग 0.5 तमिलनाडु में होता है। मीन्स आधा आधा देखेंगे गुजरात और तमिलनाडु में, 500 मेगावाट और 500 मेगावाट गुजरात के लिए और 500 मेगावाट तमिलनाडु के लिए ये इम्प्लीमेंट करेगी और इसको यहाँ पे कमीशन करेगी, मीन्स चालू करेगी। अगला हमारा
जो पॉइंट है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग बेसिकली किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा निकाला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि क्या करती है कि जो एज सपोज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये काम करती है कि उसको फंडिंग प्रोवाइड करती है। सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमें क्या है कि फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वहाँ से ये सपोर्ट करती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। तो हमने बता दिया है कि जो हमारा ऑफशोर है और ऑनशोर है एनर्जी फील्ड्स है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमने बताया कि जो ऑफशोर है मीन्स जो समुद्र के किनारे लगता है, वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है। तो इसका रीज़न क्या है कि समुद्र के किनारे हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जब हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंखे जो लगेंगी, टरबाइन जो लगे रहती हैं, वो काफ़ी उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। दूसरा है कि इसका इफ़िशियंसी जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से हवा की स्पीड के ज़्यादा दे की वजह से इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो होता है कि लेस इंट्रूसिव होता है, मीन्स देखेंगे कि इन्वायरमेंटल का जो है एक्सेस जो है, जो हमारा इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे देखेंगे कि दूसरे बाहरी दुनिया का हमें कोई लेस मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। और जो ऑनशोर होता है, जो हम अपनी लैंड पे लगाते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं, सतह पे लगाते हैं, तो उसको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि अब देखेंगे वहाँ पे हवा की स्पीड इतना होता नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है लगाने में। वो सपोज लगाएंगे तो हवा उतना रहेगा नहीं, तो छोटे छोटे टरबाइंस लगाने रहेंगे, छोटे छोटे बहुत जगह लगाने रहेंगे। और जो ऑफशोर जो समुद्र के किनारे होता है वहीं पे एक बड़ा सा हम टरबाइन लगाएंगे तो हमारा बाकी इंस्टॉलेशन का चार्ज बच जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा ऑनशोर होता है जो कि लैंड पे लगता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और दूसरा है कि इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये सारे इसमें की डिफरेंसेस हैं। और हमने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उसने टारगेट सेट कर रखा है कि 30 गीगावाट जो है हम जो है जो विंड एनर्जी 2030 तक हम यहाँ से ऑफशोर विंड एनर्जी से प्राप्त करेंगे, जो कि नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो देखेंगे जो ऑफशोर होता है और ऑनशोर होता है, इन दोनों में कुछ यहाँ पे नुकसान भी होता है। जैसे जो हमारा ऑफशोर होता है जो समुद्र के किनारे रहता है, वहाँ पे मेंटेनेंस जो होता है काफ़ी हाई होता है। और जो ऑनशोर होता है जो लैंड पे होता है वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि जो विंड्स का स्पीड होता है वो मतलब यहाँ पे अनप्रिडिक्टेड होता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सारे कुछ हमारे इश्यूज हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसका है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी मीन्स नाइस करके जो हमारा एक ये है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा हाइड्रोजन मिशन है इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। तो अभी देखेंगे कि हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो क्या है। तो आप जानते होंगे कि जब हम H2O जो है इसको हम जब ब्रेक करेंगे किसी के तरीके से मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलता है? एक तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और दूसरा ऑक्सीजन निकलता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे या फिर किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन कराएंगे H2O को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाते हैं, मीन्स दो दो डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम हीट या फिर कुछ इनपुट देते हैं तो ऐसे सोर्सेज से दें जो कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। जैसे हम सोलर एनर्जी से जनरेट होने वाले एनर्जी को यहाँ पे उसके हेल्प से कर रहे हैं या फिर विंड एनर्जी से कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब करते हैं तो इस चीज़ को हम रिन्यूएबल
सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट होने वाले प्रोडक्ट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और हाइड्रोजन जो है एनर्जी का काम करती है। तो इस तरीके से ये हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काम करता है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसमें बोला गया था कि नियरली 20,000 करोड़ इस मिशन के लिए दिया जाएगा। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि हम कैसे इंडिया को ग्लोबल हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में ग्लोबल हब बनाएं, उसके कैसे यूजेस को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम पूरी दुनिया में इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इसने टारगेट रखा था और ऑब्जेक्टिव रखा था, एम रखा था। तो इसका पायलट जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे लेकर आया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लाने के पहले वो छोटे छोटे एरिया में उसका टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है जो प्रोडक्ट, कि वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो स्टील इंडस्ट्री है, मोबिलिटी इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है। तो ऐसे इंडस्ट्री में हम पहले पायलट प्रोजेक्ट इसको चला के चेक कर रहे हैं तो ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है इसको मेजरली जो है 3 जगहों पे या 3 पोर्ट्स पे इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे हमारा कांदला पोर्ट है गुजरात का, दूसरा है जो हमारा उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है, और तीसरा जो हमारा तमिलनाडु का चिदम्बरम, जो चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ पे ये 3 रिपोर्ट्स को यहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की बात चल रही है। तो क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक लिया गया है? पहला इनिशिएटिव गेल लिमिटेड, जो गेल कंपनी इसके द्वारा लिया गया है, जो कि यहाँ पे बोला है कि हम हाइड्रोजन का जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंड मीन्स मिक्स करना हाइड्रोजन गैस को। तो ये लोग किस में मिक्स करेंगे? तो जो हमारा सिटी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें यहाँ पे इन लोगों ने मिक्स करने की बात की है। फिर जो हमारा एनटीपीसी है, उन्होंने क्या किया, बोला है कि जो हमारा 8% पीएनजी, जो पीएनजी गैस होती है हमारा पाइप्ड नेचुरल गैस होती है, मैं पाइप से हम जो नेचुरल गैस का सप्लाई करते हैं, तो उसमें इन्होंने बोला कि 8% हम ग्रीन हाइड्रोजन का वहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे या फिर मिक्सिंग करेंगे। एक तरीके का हब यहाँ पे ग्रेटर नोएडा जो है यूपी का, यहाँ पे भी लेकर आया गया है, जो कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जनरेशन का काम कर रही है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि हमने बताया कि जब H2O को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उसको ब्रेक करते हैं, तो H2 प्लस O2 मीन्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जब हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली जो ये हाइड्रोजन गैस होता है इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली जो है हमारा एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री। फिर हमारा जो इन दूसरी जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, रेल हो गया, शिपिंग हो गया, पावर जनरेशन वाले, ये जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं यहाँ पे हम इस चीज़ का ग्रीन हाइड्रोजन का यूजेस कर रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं, ये देखा जाए तो कलर के बेस पे ये लोग इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पहला है कि हमारा जो ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन होता है, ये होता है। तो ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है कि हमारा जो कोयला होता है, तो उसके गैसिफिकेशन से निकलने वाले जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसको हम जो है ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसको हम आगे कवर करेंगे कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। अगला हमारा जो हाइड्रोजन है वो होता है कि ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन जो होता है मीथेन के जो रिफॉर्म करते हैं, मीन्स मीथेन के अल्ट्रेशन से होने वाली जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको हम जो है ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्लू हाइड्रोजन हमारा ओशन या फिर जो हमारा ये फॉसिल फ्यूल्स है उससे निकलता है, उसको बोलते हैं। फिर पिंक हो गया, पिंक हम इलेक्ट्रोलिसिस से बोलते हैं। फिर ग्रीन हो गया जब हम इलेक्ट्रो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे पिंक एनर्जी है ये हमारा जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, उससे मिलता है। फिर जो हमारा पायरोलाइसिस है ये हमारा मीथेन के से मिलता है। तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा।
हमारा अगला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल एनर्जी, तो आप जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर किया गया है। मीन्स हमारे अंदर सतह में, धरती के सतह के अंदर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है। तो जो धरती के सतह के अंदर जो एनर्जी है या हीट है, उस चीज़ को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। कि ये एक तरीके का जो है एनर्जी होता है, जो कि हमारे जो अर्थ के अंदर स्टोर किया गया है, और टाइम टू टाइम बेसिस पे जो रेडिएक्टिव डीके होता है या फिर कंटिन्यूअस हीट लॉस, मीन्स जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो उस तरीके से जो वॉल्केनो होता है, तो वहाँ से जब निकलता है एनर्जी, तो उस चीज़ को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड जो है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मीन्स कुछ नुकसान भी है जो हमारा जियोथर्मल से निकलता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि जो इस तरीके का जियोथर्मल एनर्जी होता है, तो ये हम मैन के द्वारा डेवलप नहीं किया जाता है, ये नेचुरली होता है। तो जैसे देखेंगे, सपोज यहाँ पे हमारा ये कश्मीर है, तो कश्मीर में सपोज यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जियोथर्मल वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ गुजरात में कोई इंडस्ट्री है, उसको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। दूसरा है कि जब यहाँ से एनर्जी निकलती है, वॉल्केनो फटता है, तो यहाँ से जब एनर्जी निकलती है, तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है गैसेस भी होती हैं, जो खतरनाक गैसेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, या फिर वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, इनका भी हमारे धरती की सतह से बाहर आते हैं। तो ये जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो टॉक्सिक केमिकल और जो होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं। तो ये किसके द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है? इस तरीके की जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसको सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है कि कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। जैसा कि नेम से पता चल रहा होगा, जैसा कि नेम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अंडरग्राउंड मीन्स हम जो धरती का सतह है उसके नीचे जब कोल का प्रोडक्शन, कोल से मीन्स जो कोयला होता है, उससे उसको हम निकलने वाले गैस को ट्रैप कर लेते हैं और उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसी को हम कोल जो है गैसिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स कोल गैसिफिकेशन उसी को हो गया। तो बेसिकली यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे एक लेयर है कोल का यहाँ पे एक लेयर है। तो हम क्या करते हैं कि हाई इंटेंसिटी के साथ क्या करते हैं कि एयर और ऑक्सीजन को यहाँ पे ब्लो करते हैं। तो ऑक्सीजन जब क्या होता है कि उसका टेम्परेचर नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के पार होता है, तो यहाँ से क्या करता है, ये जो जो कोयला होता है ये जलने लगता है। तो जलता है तो इससे गैसेस का प्रोडक्शन होता है। तो एक तरीके का यहाँ पे हम ऐसा चैम्बर बनाए रहते हैं, तो गैस यहाँ से निकालते हैं, उसको हम ट्रैप करते हैं और गैस को यहाँ पे क्लीन करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा गैस निकलता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा अदर कुछ छोटे छोटे गैसेस होते हैं, ये निकलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर लेते हैं। फिर बाद में जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसको हम एनर्जी में यूज कर सकते हैं। जो हमारा मीथेन है, इसको एनर्जी में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो मिलने वाले जो गैसेस होते हैं, इस प्रोसेस को हम इन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तरीके का जो है नेचुरली जो हमारा कोयला होता है, इससे मिलने वाले गैस को हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है कि ये एक मिक्सचर मिलता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो बेसिकली इसमें हम मीथेन हुआ और जो हाइड्रोजन हुआ, ऐसे गैसेस का यूज करते हैं। और ये जो है हमारा इन सीतु कम्बशन है। मीन्स इन सीतु मीन्स वो जो उसका नेचुरल प्लेस है, वहीं पे हम उस चीज़ को जलाते हैं। तो जब उसका जो कोयला का यहाँ पे सतह था, मीन्स कोयले को अभी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, वहाँ से निकाला नहीं, डायरेक्ट वहीं पे हमने ऑक्सीजन और हवा को पहुँचाया है। तो इसको इसलिए हम इन सीतु कम्बस्चन बोलते हैं। जो उसके नेचुरल उसका जगह होता है, वहीं पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है बाई। और ये कैसे होता है कि हम जो वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं हवा को, तेज हवा को, या फिर ऑक्सीजन या फिर एयर को इंजेक्ट करते हैं, तो इससे ये होता है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होता है? तो एक तो हमें जो है जो कोयले का है, कोयले जैसे हम बिना खोदे, वहां से बिना खुदाई से कोयले निकाले, हम वहां से मिलने वाले एनर्जी सोर्स को यहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं। तो ये है पहला कि एक्सेस ऑफ अनमिनिएबल
कोल। दूसरा है कि हमें जब उसके लिए खुदाई नहीं करना पड़ता है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे बच जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं बाई हमारा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस से मिलने वाले पार्ट को। फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। तो नेचुरल फार्मिंग बेसिकली जैसा हमारे नेम से पता चल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग मीन्स हमारा जो प्राकृतिक खेती का तरीका है उस वैसे हम अपना खेती करते हैं तो उस चीज़ को नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है। और इसमें हम कुछ बाहर से इनपुट नहीं लेते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ गाय का जो गोबर रहता है उसी को एज अ इनपुट यूज करते हैं। तो अभी ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि पहले इस चीज़ का जो नेम था कि भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति बोला जाता था, जिसको रीनेम करके यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बोला गया। और ये एक तरीके का सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके प्रमोशन से क्या होगा कि हम पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स नहीं यूज करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए और नेचर के लिए और इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रिशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी नेचुरल फार्मिंग क्या होता है इसमें देखेंगे। हमने बताया इसमें केमिकल फ्री होता है, मीन्स इसमें केमिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा सिर्फ इसमें गाय का गोबर यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा इनपुट कॉस्ट जो होता है किसानों का ये कम लगता है। और ये जो होता है कि बाहर का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्लाइमेट रेजिलियंट होता है और क्लाइमेट पे इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अभी के लिए कौन कौन से स्टेट इसको यूज़ कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को, तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये जितने स्टेट्स हैं इस चीज़ का नेचुरल फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि जो हमारा नेचुरल फार्मिंग है उसमें क्या क्या हमारा कंपोनेंट्स है, मीन्स कौन कौन तरीके के इनिशिएटिव हैं। तो पहला कि बीजामृत। तो बीजामृत क्या होता है बेसिकली कि बीज अमृत, बीज मीन्स जो सीड्स होते हैं उसके लिए जो हमारा नेचुरली उसको प्रमोट करने की जब बारी आती है तो उसको बीजामृत के थ्रू कवर किया जाता है। फिर जीवामृत मीन्स आप देखेंगे कि वहाँ पे बायो स्टिमुलेशन का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि मिट्टी के लिए हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे जो सॉइल का हेल्थ होता है उसको मेंटेन करने के काम करते हैं, उसको जीवामृत बोला जाता है। फिर मल्चिंग हो गया, मुआवजा हो गया, फिर प्लांट का प्रोटेक्शन। तो इस तरीके का कंपोनेंट है जो कि नेचुरल फार्मिंग का पार्ट है। तो अभी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मन में डाउट आएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है और ये जो है हमारा नेचुरल फार्मिंग है। तो इनपुट की बात किया जाए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं और नेचुरल फार्मिंग में, तो इसको देखेंगे। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट होते हैं जो हमारे खेतों में नहीं बनते हैं, उसको बाहर से हम खरीद के उसमें डालते हैं, तो उस चीज़ को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। बट नेचुरल फार्मिंग में हम कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें गाय का जो इसमें गोबर होता है या फिर जो वेस्ट होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे डालते हैं, और जो कि हमारे सॉइल की करेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है तो इसमें क्या होता है कि हम मिट्टी में ये जान लेते हैं कि हमें हमारी मिट्टी में क्या कमी है, उस कमी के हिसाब से हम कोई मार्केट से बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक जो इनपुट्स होता है उसका डालते हैं। बट नेचुरल फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे जो कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है जो केंचुए और जैसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे हम इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो कॉस्ट की बात किया जाए तो नेचुरल फार्मिंग में हम बाहर मार्केट से कुछ प्रोडक्ट ला के खरीद के उसमें अपने खेतों में डालते हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और नेचुरल फार्मिंग जो है इसमें हम बाहर का कोई प्रोडक्ट अपने इनपुट के तौर पे नहीं यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी इसका कॉस्ट जो होता है काफ़ी लो होता है। और इससे रिलेटेड क्या क्या अदर इनिशिएटिव हैं जिससे नेशनल फार्मिंग प्रमोट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसको मैनेज बोला गया है, इनकॉप्स बोला गया है, NMS से बोला गया, तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि हमारा नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि नेशनल पेस्ट सर्विलांस सेंटर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पेस्ट है हम अपने खेतों में फिर उसमें यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो उस चीज़ को आप देखेंगे कि किसानों को उतना पता नहीं रहता है कि क्या हमें यूज़ करना है नहीं करना है। तो जब मार्केट से जाते हैं तो उनको क्या होता है कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो एक तरीके का जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने एक AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाया है
और इसको किसके थ्रू बनाया गया है, इसको नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम के थ्रू बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि हम अपने खेतों में क्या हमें पेस्ट डालना है, कीटनाशक डालना है, नहीं डालना है, इस तरीके से वो क्या करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे वो बताएगा कि आप अपने खेतों में ये यूज करिए, नहीं यूज करिए। तो इसका एम क्या रखा गया है, तो ये एम रखा ये गया है कि जो हमारे किसान होते हैं उनको जो होता है कि जो पेस्टिसाइड कीटनाशक के दुकानदार होते हैं उन पे इनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये मशीन लर्निंग और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये लोग समझ जाएंगे कि हमें अपने खेतों में क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई आपके खेत में इस तरीके का कोई वीड है या ग्रास है, आपको खेतों में आ गया है और आप चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए, तो आपको मार्केट में जाके बता के उसको कोई केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींच के उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो वो क्या करेगा वेबसाइट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से उस क्या करेंगे वीड को आइडेंटिफाई करेगा और वो वीड जो है किस तरीके से खत्म हो जाएगा, हो सकता है वो केमिकल का डायरेक्टली नेम बता देगा, जिससे आप केमिकल का नेम जाके मार्केट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जिससे बाकी अनवांटेड अनवांटेड जो खर्च होते हैं वो आपका बच जाएगा। नहीं तो फिर दुकानदार क्या बोलते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए 2-3 केमिकल दे देते हैं कि ये 2-3 केमिकल आप मिक्स करके लगाइए, जिससे किसानों का इनपुट कॉस्ट भी बढ़ता है और उनको काफ़ी दिक्कत आ जाती है बजट के मामले में। तो ये एक तरीके का साइंटिफिक अप्रोच है जो कि हमने बताया कि मशीन लर्निंग और एआई पे बेस्ड है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है, ये जो है आईसीएआर और एनसीआईपीएम के द्वारा लेकर आया गया है। तो आईसीएआर क्या है, जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, एनसीआईपीएम, तो इसके द्वारा लेकर आया गया है। ये एक तरीके का मोबाइल पोर्टल, वेब पोर्टल है जो या फिर एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू पे काम करता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या हमने कैसे इको फ्रेंडली हम पेस्ट जो कीटनाशक होता है उसको यूज करना है, इसके बारे में ये बताता है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें हम कैसे अपने जो पेस्ट है इसको हम कैसे कल ये कर जैसे हम किस तरह से कल्चरल पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर फिजिकल या फिर मैन के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, बायोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या किया जा सकता है, केमिकल कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि फूड वेस्ट इंडेक्स। तो जैसे नेम से पता चल रहा है कि फूड मीन्स हम जो खाना खाते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो फेंक देते हैं, नुकसान होता है, उसका एक इंडेक्स निकाला गया है। तो ये किसके द्वारा निकाला गया है कि यूएनईपी जो है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा निकाला गया है। इसको क्या नेम दिया गया है, इसको नेम दिया गया है फूड वेस्ट इंडेक्स। तो इसमें और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी क्या जो यूएनईपी था उसके साथ, तो उसमें जो हमारा वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन जो प्रोग्राम था ये हमारा यूएनईपी के साथ मिलके ये रिपोर्ट निकाला था। तो जो फूड वेस्ट इन्वेस्ट ये इंडेक्स है, ये बेसिकली क्या है कि रिटेल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे, घरों के लेवल पे कितना जो खाना वेस्ट होता है इसके बारे में ये बात करता है। तो इससे रिलेटेड दो इंडिकेटर हैं। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है तो उसमें 2 पॉइंट है, एक तो हमारा 3.1 है और 3.1 बी है। तो 3.1 ए के थ्रू ये हमारा फूड लॉस जो हम खाना नुकसान करते हैं उसके बारे में है कि फूड लॉस इंडेक्स, और दूसरा है जो हमारा कि यहाँ पे बी वाला, इसमें बोला जाता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स। तो ये फूड इंडेक्स यूएनईपी के द्वारा निकाला जाता है और फूड लॉस इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे एफएओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो फूड लॉस इंडेक्स में क्या क्या कैलकुलेट होता है कि जब हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग में हम खेतों से अपने अनाज को कट कर लिए, तो उसके बाद हम उसके सप्लाई चेन से लगाए वहाँ पे, सपोज प्रोडक्शन से सप्लाई चेन लगाए के बीच में जो उसमें हमारा फूड में नुकसान होता है, फूड ग्रेन्स में, उसको हम फूड लॉस इंडेक्स बोलते हैं, एफएओ के द्वारा लाया जाता है। और जो फूड वेस्ट इंडेक्स है यूएनईपी के द्वारा लेकर आया जाता है, जो कि कंज्यूमर या हाउस होल्ड लेवल पे जो हम खाना खाने वाले रहते हैं उस वो खाना कितना नुकसान होता है उसके बारे में बोलता है। और इसमें बताया गया है कि 1 बिलियन जो मील्स है वो हमारा एक दिन में डेली नुकसान होता है। ये 2022 का डेटा है, जो कि नियरली 8 से 10% जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान करती हैं, ये उसका प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रैप हमने बताया यहाँ पे वेस्ट
देखिए रैप का हमने बताया था कि वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा इस एक जो है एक एनजीओ है क्लाइमेट से रिलेटेड, जो कि यूके जो है हमारा यूनाइटेड किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश है। और ये परचेज जो हमारा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप है उसके बेस पे काम करती है, जिसमें प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी दोनों एक साथ आके मिल के काम करती हैं। तो पायरा क्रॉपिंग सिस्टम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारा उड़ीसा है यहाँ पे इस चीज़ का प्रैक्टिस किया जा रहा है। और ये एक तरीके का जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग आप जानते होंगे कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न बहुत तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न होती है। जैसे आप जानते होंगे झूम एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है। तो ये इस तरीके का पायरा जो क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि सपोज आपने चावल लगाया है, तो चावल जो कटने का टाइम होता है तो उससे, या चावल कटने का टाइम या फिर उसका हार्वेस्टिंग का टाइम, उसके 2 वीक पहले क्या होता है कि हम उसमें कोई ऐसा इस तरीके से पल्स या शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई ऑयल शीट बो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न को पैरा क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। ये कहाँ पे इसको यूज में किया जाता है, तो पहला भी यहाँ पे उड़ीसा है, बिहार, हमारा यूपी का जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे किया जाता है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होता है कि सपोज एक ही जगह पे हम मल्टीपल जो क्रॉप सोन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि लैंड का एफिशिएंसी और यूजेस काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा यहाँ पे। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग बेसिकली क्या होता है कि ग्रीन जैसा नेम बता रहा है कि ग्रीन मैन्योरिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई प्लांट जो होता है, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जानते होंगे कि जो हमारे जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो लोग खाते हैं। तो उस हम प्लांट्स को अपने खेतों में लगा देते हैं, तो वो तो या तो फिर वो अपने जो जानवर हैं वो उसमें लाइव स्टॉक में वो खा लिए तो ठीक, नहीं तो फिर वो बाद में कुछ जो होता है कि वो वहाँ पे क्या होता है कि खेतों में ही रह जाते हैं जब हमारे फार्मर्स में। तो वो क्या करता है कि एक न्यूट्रिएंट का काम करता है खेतों में, एक जो हमारा फर्टिलाइजर का काम करता है। तो इस चीज़ को हम ग्रीन ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं। तो इसका क्या होता है कि इम्पोर्टेंट, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे हमारा हाउस होल्डिंग जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज हो जाता है। और जो वीड होता है, खरपतवार होता है, इससे भी ये जल के उसी में खत्म हो जाता है। और जो हमारा मिट्टी होता है, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इनकी क्वालिटी एज इट इज़ बनी रहती है। हमारा अगला टॉपिक है इलीगल सैंड माइनिंग। तो इलीगल सैंड माइनिंग जो हमारा रेत होता है, बालू होता है, तो उसको हम बिना परमिशन के जब उसका माइनिंग करते हैं तो उस चीज़ को इलीगल हम सैंड माइनिंग बोलते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि आप इससे रिलेटेड जो इलीगल सैंड माइनिंग है उससे रिलेटेड आप हमें रिपोर्ट पब्लिश करिए। तो सैंड जो रिसोर्स है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है इंडिया का सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उसमें सेकेंड पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हम इसी को करते हैं। और पहले पे क्या आता है, पहले पे वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे पे हमारा जो आता है वो आता है हमारा। तो ये जो हमने बताया कि ये सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, ये कौन बताया था? ये जो हमारा यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने बताया था। और ये वाटर के बाद सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसका मेन जो सोर्सेज है कहाँ से मिलता है, तो ये हमारे रिवर्स हो गया, जो झील होते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसकी रेगुलेशन बात करें तो ये हमारा एक माइनर मिनरल में आता है। तो माइनर मिनरल में क्या क्या आता है, तो माइनर मिनरल बेसिकली क्या होता है, स्टेट जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो हमारा यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है वैसे स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में ही ये जितने भी मिनरल हमारे माइनर मिनरल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके रेगुलेशन में आते हैं। अभी हमारा जो है देखा जाए कि जो सैंड माइनिंग है इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पैक्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो हम जब सैंड माइनिंग करते हैं तो हैबिटेट लॉस होता है। तो क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो नेचुरल इन्वायरमेंट में उस इन्वायरमेंट रहने वाले पशु ये पक्षी हैं तो उनका जो होता है हैबिटेट लॉस होता है। दूसरा है कि हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो इससे क्या होता है कि जब हम वहाँ से माइनिंग कर लाते हैं तो वहाँ की वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ये भी कम हो जाती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की लिए बात करें तो सपोज कहीं पे इलीगल तरीके से सैंड का माइनिंग हो रहा है तो आसपास में होने वाले जो ब्रिजेस हैं या फिर मकान है वो गिरने का डर रहता है। तो इससे हमारे ब्रिजेस को खास करके डैमेज होता है। तो ये सारे इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं।
तो अभी हमारा अगला पॉइंट है कि इको मार्क। तो ये बेसिकली यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। तो जो हमारा इको मार्क है, तो इको मार्क में देखेंगे ये किसके द्वारा ये किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया जाता है। तो इन्होंने इससे जो इको मार्क देने का जो सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो अभी के लिए देखा जाए तो ये कौन इसको देता है, इसको ग्रांट कौन करता है, तो जो हमारा BIS है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी चेक करने के बाद ये किसी प्रोडक्ट को इको मार्क का टैग देती है। तो इको मार्क कोई भी प्रोडक्ट इको मार्क का टैग पा गया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट्स में कोई नुकसान ना हो, इस तरीके की जितने भी क्राइटेरिया हैं उसको फुलफिल करती है, जिससे कि कंजम्पशन और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है ये हमारा उससे कुछ नुकसान नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट को। तो किसी प्रोडक्ट को एक बार दे दिया जाता है तो वो 3 साल तक वैलिड रहता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि एथेनॉल 100। तो एथेनॉल 100 बेसिकली क्या है कि आप जानते होंगे एथेनॉल और 100 मीन्स क्या होता है कि हम किसी चीज़ में एथेनॉल को 100% तक यूज़ करें तो उस चीज़ को हम एथेनॉल 100 बोलते हैं। तो बेसिकली एथेनॉल 100 एक तरीके का क्लीन और ग्रीन जो है अल्टरनेटिव है गैसोलीन का। जैसा कि आप जानते हो गैसोलीन एक तरीके का एनर्जी का सोर्सेस है, तो उसका गैसोलीन का एक जो अल्टरनेटिव है वो एथेनॉल 100 है, जिसमें नियरली 92 to 94% तक एथेनॉल होता है और रिमेनिंग जो 6% बचा है उसमें 5-6% तक स्पिरिट होते हैं और बाकी अदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो एथेनॉल 100 बेसिकली एक गैसोलीन का अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है। हमारा अगला टॉपिक है रीटैप। तो रीटैप बेसिकली क्या है कि इंडिया और जो यूएस का एक ज्वाइंटली एक पार्टनरशिप हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है कि इसको नेम दिया गया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जिसको SEP बोलते हैं। तो इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है इसी को हम रीटैप बोलते हैं। और ये जो पहले हुआ था जो SEP है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये 2021 में हुआ था। तो इसमें ये बोला जाता है कि हम कैसे क्लीन जो एनर्जी है हमारा, जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो, इस तरीके की एनर्जी का किस तरीके का ट्रांजिशन और उसका हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, इस पे बेसिकली फोकस करता है। हमारा अगला टॉपिक है बायो सीएनजी। तो रिसेंटली क्या था कि जो हमारा इंदौर सिटी है MP का, मध्य प्रदेश का, उसने अपने जो उसका जो अर्बन अफेयर है, सॉरी अर्बन इसका अर्बन बॉडी है, मीन्स वो जो लार्जेस्ट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे एक बायो सीएनजी लगाया है, जो कि क्या करेगा कि 17,000 किलोग्राम 17 टन जो अपना बायो सीएनजी है इसका प्रोडक्शन डेली बेस पे करेगा। और ये कैसे करेगा कि जो भी जो म्यूनसिपल का वेस्ट होता है इससे इस चीज़ का ये प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखिए बायो सीएनजी क्या होता है, एक तरीके प्योरीफाइड और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस होता है जिसमें 94 से 98% तक नियरली मेथेन होता है, जो हमारा CH4 मीथेन होता है कि 98% तक का हमारा बायोगैस में मीथेन होता है। और ये कहाँ से बनता है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है इससे ये जनरेट होता है। तो इस तरीके का कोई स्कीम है क्या, तो जो गोवर्धन स्कीम है इस इनिशिएटिव के थ्रू इस चीज़ को हमारा इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेकर आया है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सुपर हाइड्रोफिक कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है कि एक कहावत है कि आग में घी डालना। तो आग में जब हम घी डालते हैं तो जो हमारा घी हो गया वो कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे आग और तेज बढ़ जाती है। तो जैसे हमने बताया कि आग में घी डालना, तो आग में जब हम घी डालते हैं तो देखेंगे आग की जो फायर की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो घी एक कैटलिस्ट की काम किया जिसने आग की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो वैसे ही सेम जब हम वाटर का या फिर किसी एलिमेंट का हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको मीन्स हम बढ़ाने का काम करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एक तरीके का जो सुपर हाइड्रोफिक जो कैटलिस्ट है ये बेसिकली सेलुलोज जो होता है बायोमास का हमारा, उससे बनाया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली होता है और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, रीयूजेबल है, अफोर्डेबल भी है। तो जिससे ये कैटलिस्ट करने से हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी कम नुकसान होगा। अभी देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा BRSR है, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये रिसेंटली क्या था, एक तरीके का डिस्क्लोजर है
मीन्स जो हमारी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, मीन्स कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो शेयर उसका आप जो शेयर है परचेज या फिर बाई या सेल कर सकते हैं। तो जो अपना हमारा एक्सचेंज है जो हमारा बीएससी है, जो बीएससी है और एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है उनको अपना एक डिस्क्लोजर देना रहेगा, मीन्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी रहेगी सेबी को। और वो क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा कि वो कंपनी जो है एनवायरनमेंट के लिए, सोशल के लिए या गवर्नेंस के एस्पेक्ट में क्या क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ का एक डेटा उनको मेंटेन करना रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा किया गया, ये सेबी के द्वारा किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि बायोमास ब्रिक्वेटस। तो ये बेसिकली क्या है, एक फ्यूल का अल्टरनेटिव है जो कि पावर और इलेक्ट्रिक जनरेशन सेक्टर में ये काम करेगी। तो जो बायोमास है ब्रिक्वेटिस, ये क्या है बेसिकली, तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो इसको हम काफ़ी कॉम्पैक्ट करके, मीन्स बहुत प्रेस करके दबा के किसी एक ब्लॉक बना के रखते हैं, जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू मीन्स वेस्ट होता है या फिर फॉरेस्ट का जो वेस्ट होता है, तो इस तरीके की बायोमास को हम बायोमास ब्रिक्विटीज बोलते हैं, जो कि यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि इसके कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाने से ये कार्बन न्यूट्रल होता है और ये हमारे इन्वायरमेंट में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि परिवेश पोर्टल। तो बेसिकली परिवेश पोर्टल जो है कि एक तरीके का सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम है, जिसमें का मेन रहेगा पार्ट कि आप कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पे अप्रूवल लेना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपको अप्रूवल है, लाइसेंस है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा, मीन्स लाइसेंस मिल जाएगा। तो परिवेश पोर्टल का ये मेन मोटो रखा गया है। तो इससे रिलेटेड अभी क्या क्या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थे इसको देखेंगे कि अभी हमारा आईएसए, तो आईएसए का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो एक इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हमारा हरियाणा इंडिया में है। तो रिसेंटली ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि जो आर्मेनिया हमारा कंट्री है, आर्मेनिया ने जो आईएसए है सोलर अलायंस का एक पार्ट बना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम दिल्ली में है। तो इसका जेनेसिस कब हुआ था, तो जो हमारा 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिल के इस चीज़ को लॉन्च किया था। तो इसको ऐसा बताया गया था कि जैसे आपको पता होगा कि सूर्य कभी ढलता नहीं है, मीन्स एक जगह से पृथ्वी अर्थ रोटेट करती रहती है, तो कोई ना कोई अर्थ का फेस जो है वो अर्थ के इसके सामने, सूर्य के सामने पड़ता रहता है। तो इसमें एक इस तरीके का इनिशिएटिव सोचा गया प्लान सोचा गया कि जब हमारा सूर्य कभी ढलता नहीं है तो हम एक तरीके का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें जिससे यहाँ पे सपोज अभी इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात होगा, तो अमेरिका में जब रात है और इंडिया में दिन है तो इंडिया में धूप हुआ है यहाँ पे, तो धूप होने की वजह से यहाँ पे ऐसा कोई सोलर पैनल लगा दें जिससे कि हम बैटरी चार्ज करके स्टोरेज जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका हम स्टोरेज बना लें और बाद में वहाँ पे उसको हम अमेरिका में सप्लाई करें, अमेरिका में रात हो तो, और अमेरिका में जब दिन हो इंडिया में रात हो, तो अमेरिका में जो धूप हुआ उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसको हम यूज करें इंडिया में। तो इस तरीके के प्लान जो सोचा गया, तो इस चीज को किस प्लान के थ्रू सोचा गया था, तो यहाँ पे सोचा गया था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस इनिशिएटिव के थ्रू सोचा गया था और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, क्योंकि हम जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादातर फोकस करते हैं और इसमें जो है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी का एक पार्ट था कि $1 ट्रिलियन के जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं जिससे कि 2030 तक हमारे जो सोलर एनर्जी का सॉल्यूशन है इससे मिल सके। तो ये कौन कौन से रिपोर्ट निकालती है, तो एक तो ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट भी निकालती है और सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप। तो ये दो तरीके के रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा निकाला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो ये बेसिकली क्या था, इसका जेनेसिस या उत्पत्ति कब हुआ था, तो हमारा 1973 में यहाँ पे एक ग्लोबल लेवल पे ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो जो 1973 में ऑयल का क्राइसिस आया था
तो इसको टैकल करने के लिए 1974 में इस चीज़ को ये इनेबल किया गया था कि एक तरीके का इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी एजेंसी बनाया जाए जो कि एनर्जी से रिलेटेड कोई उसका एस्पेक्ट है तो इसको हम देख रेख करें। तो कौन कौन से रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा निकाला जाता है, तो एक जो रिपोर्ट है हमारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें बोला गया है कि जो दुनिया का दुनिया का आधा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमें मिलने लगेगा। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में था ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है अबू धाबी यूएई में है। और ये जो बॉडी है ये ग्लोबल लेवल का मीन्स वर्ल्ड लेवल का एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, इंटर गवर्नमेंटल मीन्स डिफरेंट कंट्री एक साथ आके इसके बारे में प्लान करते हैं और एक कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसका उत्पत्ति देखेंगे यहाँ पे दिया है कि हम इसको सबसे पहले 1981 में स्टार्ट किया गया था, मीन्स इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था नैरोबी केन्या में। बट इसका जो है जो आइरेना है ये फाउंड किया गया था 2009 में बोन जर्मनी के द्वारा। और ये कौन कौन सा रिपोर्ट निकालती है, तो ये जो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जो है ये रिपोर्ट निकालती है जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो ऑफिस है हेड ऑफिस है अबू धाबी यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। हमारा अगला जो टॉपिक है यूएनडेसा है। यूएनडेसा, तो यूएनडेसा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी मीन्स इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के मामले पे स्पेशल ये काम करती है यूएन की एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका में है। हमने बताया ये इकोनॉमिक हुआ, सोशल हुआ और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ये काम करती है, जिसका जो जेनेसिस था 1948 में हुआ था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी कंट्री कोई पॉलिसी बना रही है तो हम कैसे अपना इस पे इनपुट दे सकते हैं, उसमें स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जो कि एक रिपोर्ट निकालती है कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, यूएनडेसा के द्वारा निकाला जाता है। तो यूएनडेसा का फुल फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में था वो है एसडीएसएन, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। तो ये इसने बोला था कि ये पहले तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, तो इन्होंने एक 2030 तक एक एजेंडा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स को अचीव करने के लिए एक एजेंडा सेट किया है कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। इसका जेनेसिस 2012 में हुआ था और ये जो सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर काम करती है, सॉल्यूशनिंग को लेकर, जिसका मेन फंक्शन है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या एडवाइस देना है, कोई रिसर्च करना है या फिर किसी दो कंट्री के बीच में कोलैब करना है, कोलैबोरेशन करना है, तो इसके बारे में ये स्टडी करती है और अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करती रहती है। इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है जिसको हम यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन से ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये जो है इसके द्वारा लेकर आया जाता है ये यूएन का एसडीएसएन के द्वारा। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो ये बेसिकली जो है 2020 में इसकी जेनेसिस हुई थी, और ये क्या इसका जेनेसिस का मेन मोटो क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में कैसे कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ये बोलता है और प्रमोट करता है कि हम एनर्जी सेक्टर में कैसे इफिशियंसी को प्रमोट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड पे, इसके बारे में ये काम करती है। अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, जिसका जेनेसिस जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे,
उसके द्वारा लेकर आया गया है, जो कि क्लीन, एफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी सोर्सेज के पीछे काम करती है। इसके द्वारा क्या क्या रिपोर्ट निकाला जाता है, तो इसके द्वारा जो ह्यूमनाइजिंग एनर्जी है, ये रिपोर्ट निकाला जाता है और वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा रिपोर्ट है, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर हमारा देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूट है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के एस्पेक्ट में कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। तो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली जो है फिलीपींस में है, मेन हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस में है, बट एक रीजनल हेडक्वार्टर इसको बनाया गया है। साउथ का रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो कि इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू ये काम करती है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे, करंट अफेयर्स थे, उसको सारा हमने कवर कर लिया है। अभी हम मूव करेंगे कि डिजास्टर जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि आयरिस। तो आयरिस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइसलैंड स्टेट्स। तो बेसिकली क्या था कि रिसेंटली इंडिया का जो CDRI है उसने $8 मिलियन का फंडिंग प्रोवाइड किया है। और ये किसके लिए $8 मिलियन का फंडिंग प्रोवाइड किया है, तो जो सीड्स हैं हमारे, सीड्स का फुल फॉर्म है स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये जो सीड्स हैं इनको ये बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड किया है, जिसका रिसेंट मीटिंग अभी कहाँ पे हुआ था, एंटीगुआ और बरबूडा में हुआ था। तो बरबूडा कहाँ पे है, बेसिकली जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका के बीच में देखेंगे, जो यहाँ पे हमारा कैरेबियन सी है, तो उसी कैरेबियन सी में एक कैरेबियन कंट्री है एंटीगुआ एंड बारबूडा। तो वहाँ पे इसका 4th जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें CDRI ने $8 मिलियन का फंडिंग प्रोवाइड किया था। तो CDRI ने कौन कौन से इसके मेंबर हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, तो ये सारे उसके मेंबर हैं। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो COP26 हुआ था तो वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड लीडर समिट है वहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो सीड्स बेसिकली क्या है, तो सीड्स का फुल फॉर्म हमने बताया था कि स्मॉल आइसलैंड, यहाँ पे देखेंगे स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो आइसलैंड को, जो छोटे छोटे आइसलैंड है उसको डेवलप करने का काम जो करती है उसी को हम सीड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप है, कि कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसको हम सीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि सारे सीड्स जो हैं आइसलैंड नहीं है। तो जैसे सीड्स का एग्जांपल क्या है, तो जैसे मालदीव हुआ, सेचल्स हुआ, मार्शल आइसलैंड हुआ, सोलोमन आइसलैंड, तो ये सारे एक सीड्स का पार्ट है, जिसको डेवलपमेंट करने के लिए CDRI ने $8 मिलियन का फंडिंग दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ अदर इनिशिएटिव है, इसको आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि UNDRR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस। तो बेसिकली क्या था कि इसने क्या किया था, इंडिया का जो रोल्स है, इसको जो हमारा ग्लोबल क्राइसिस होता है तो उसको रिस्पॉन्स करने का जो मामला होता है, इसमें जो UNDRR है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसने इंडिया को तारीफ किया था। तो इसकी वजह से ये हाईलाइट था। तो आप जानते होंगे इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम मानती है। वसुधैव कुटुंबकम मन पूरा दुनिया हमारा एक परिवार की तरह है। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने कुछ ऑपरेशंस किए, जैसे ऑपरेशन दोस्त। तो जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए जो एक मिशन इंडिया ने चलाया था उसको ऑपरेशन दोस्त बोला गया। फिर ऑपरेशन करुणा किसको बोला गया, तो एक साइक्लोन आया था मोचा, जो म्यांमार में आया था, मोचा म्यांमार में। तो वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है निकाला गया था, करुण निकाला गया था। और फिर जानते होंगे कि जब कोविड आया था तो वहाँ पे वैक्सीन मैत्री लेकर आया गया था, जिसके थ्रू इसने इंडिया ने जो कोविड-19 के यहाँ पे वैक्सीन थे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो हमारा वैक्सीन मैत्री के थ्रू। तो UNDRR का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसका जेनेसिस जो है 1999 में हुआ था। और एक तरीके के ये जो हमारा सेंदई फ्रेमवर्क है, इसके गोल्स को अचीव करने की बात करती है। तो देखेंगे कि सेंदई फ्रेमवर्क क्या होता है। तो एक तरीके का ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंदई फ्रेमवर्क।
ये एक तरीके का 15 साल के लिए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसमें 7 टारगेट के बारे में बात करता है। और वो 7 टारगेट क्या है, जैसे डिजास्टर से रिलेटेड जो लॉसेस होता है कि लाइवलीहुड्स हो गया, हेल्थ हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इन सब के जो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम, ये जो है 15 साल के लिए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसमें 7 टारगेट रखे गए हैं। तो अभी कौन कौन से टारगेट को कवर किया गया है, यहाँ पे कम किया गया है, तो ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी हो गया, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, इकोनॉमिक लॉस, इन सबको यहाँ पे इसमें कमी आई है, और कुछ केसेस इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि मरीन हीट वेव्स। तो रिसेंटली क्या था कि जो हमारा CMFRI है, तो जो हमारा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बोला कि लक्षद्वीप जो है हमारा इंडिया का अपना आइसलैंड, वहाँ पे मरीन जो है, मरीन मीन्स ओशन में हीट वेव की जो है ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, क्योंकि रिसेंटली अक्टूबर 2023 में यहाँ पे हीट वेव्स आया था। तो यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो करेंट्स थी, ओशन की करंट है, वो ज़्यादा गर्म हो गई। ज़्यादा गर्म होने की वजह से हीट का ट्रांसफ़र जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि कोरल ब्लीचिंग के इंसिडेंट्स होने लगे। तो कोरल ब्लीचिंग बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फिनोमिना होता है, तो जहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो होता है, ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाते हैं, अपना कलर खो देते हैं, तो इस चीज़ को हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा मरीन हीट वेव्स क्या है, तो एक तरीके का एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाटर टेम्परेचर होता है वो हमारा जो एवरेज जो सी वाटर टेम्परेचर होता है, उससे जब ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम मरीन हीट वेव बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि कुछ दिन तक, कुछ वीक तक, महीने या फिर कुछ साल तक वो रह सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सन है, सन से सोलर रेडिएशन आया, तो क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पानी में मिक्स होता है, और यहाँ से लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है वो ऊपर निकल जाता है, और इसके साथ हीट वेव क्या करता है, सॉरी, यहाँ पे सोलर जो हीटिंग है वो क्या करता है, इवेपोरेशन करता है, जिससे वहाँ पे एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। बट हीट वेव आने की वजह से यहाँ पे देखेंगे कि ये पानी में इसका लॉन्ग वेव का मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इवेपोरेशन कम होता है, तो इवेपोरेशन कम होता है, तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन कम होता है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी है, बरसात है, उसकी कम होती है। तो ये सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि साइक्लोन। तो साइक्लोन अभी रिसेंटली क्यों हाईलाइट में था, क्योंकि एक लैंड पे ओरिजिनेट हुआ था साइक्लोन। जनरली जो साइक्लोन होता है कि समुद्र में, हाँ, उसका फॉर्मेशन होता है। बट एक आसना करके जो हमारा साइक्लोन है, वो हमारे सतह पे, लैंड पे हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, जो हमारा गुजरात का कोस्ट है, कच्छ, वहाँ पे बेसिकली हुआ था। तो इसको जो नेमिंग होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये WMO का जो है, WMO के द्वारा इसका नेमिंग का कन्वेंशन किया जाता है, जिसका एक बॉडी है, मीन्स वो नेम प्रिपरेशन करने का एक बॉडी है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। तो इसके द्वारा इसको नेमिंग किया जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है कि जब कोई रैपिडली, मीन्स बहुत तेज से, कोई हवा बहुत तेज से घूम रही है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक लो प्रेशर बेड क्रिएट हो जाता है, या फिर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोन को डिफरेंट कंट्रीज में जानते होंगे कि डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो जैसे साइक्लोन है, हमारे इंडियन ओशन में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, और जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक जो है, हमारा जो पैसिफिक ओशन है, उसके वेस्टर्न पार्ट में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे विली विली के नेम से जाना जाता है। तो अभी क्या था कि कुछ अदर भी साइक्लोन्स न्यूज़ में थे, जैसे रेमल हो गया, जो कि वेस्ट बंगाल में इसका जनरेशन हुआ था, बना था। फिर जो हमारा यागी था, ये वियतनाम में बना, और हेलेन एंड मिल्टन जो है USA में बना, एन इनसिंग्स जो है फिलीपींस, और बेरिल जो है कैरेबियन सी में का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो था कि सपोज यागी वाज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज यागी, या फिर यागी साइक्लोन वाज रिसेंटली जनरेटेड इन व्हिच कंट्री। तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और UPSC क्या करता है कि इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन फ्रेम करता रहता है, हमारा जो साइक्लोन्स होता है।
तो अभी जो हमारा देखिए यहाँ पे एक तो हमारा साइक्लोन होता है, दूसरा हमारा होता है टार्नेडो। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो साइज और स्केल की बात करें तो जो हमारा साइक्लोन होता है कि वो बहुत बड़ा होता है, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और बहुत दूर तक हो जाती है। लेकिन जो टार्नेडो होता है वो बेसिकली कुछ यार्ड या कुछ लिमिटेड एरिया में होती है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा ये साइक्लोन होता है वो हमारे अर्थ के जो सतह है उसके हॉरिजेंटल के मीन्स पैरेलली वो मूव करता है। बट जो हमारा टॉर्नेडो है अर्थ की सतह के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर वो उठता रहता है, उस तरीके को हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो देखिए ये वर्टिकल होता है और ये जो हमारा लो वैल्यू ट्रोपोस्फियर जो वर्टिकल शियर है उसके पे ये चलता रहता है। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा एक बिल्कुल जो हमारा साइक्लोन होता है ये एक ओशियनिक फिनोमिना है, और जो हमने टॉर्नेडो बताया ये हमारे लैंड पे फॉर्मेशन होता है। टाइम स्केल की बात करें तो ये जो होता है इसका लाइफ टाइम जो है डेज में काउंट किया जाता है कि कितने डेज तक ये मेंटेन रहा है, और ये जो हमारा टॉर्नेडो है ये कितने मिनट तक एग्जिस्ट किया है ये मिनट्स में इसको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा विंड आया, यहाँ पे भी विंड आया, तो यहाँ पे गोल 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 घूमने लगा, गोल गोल घूमने के बाद जो ऊपर ले जाके हवा को छोड़ता है तो उस चीज़ को हम स्टॉर्म बोलते हैं। तो जो साइक्लोन होता है इसको फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या मतलब जो कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो जनरली जो 20 डिग्री नॉर्थ है हमारा, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, तो यहाँ पे 20 डिग्री जो नॉर्थ होता है तो यहाँ के ऊपर जब बनता है तो जनरली इसी के आसपास ये इसका बेस्ट जो है प्लेस होता है फॉर्मेशन का, और ये काफ़ी नेचुरली काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो सी जो का सरफेस जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे। फिर कोरियोलिस फोर्सेस मीन्स अर्थ जब रोटेट करता है तो उससे जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और ये जो हमारा इक्वेटर से दूर है मीन्स ये इक्वेटर है तो इससे दूर है जैसे 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास, तो ये इससे क्या होता है कि ये इसका फेवरेबल कंडीशन है, और उसके साथ साथ वहाँ पे लो प्रेशर वाला बेल्ट रहे। तो ये क्या होता है, 4-5 जो पॉइंट्स हुए जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर उसके साथ साथ वहाँ पे इक्वेटर के पास रहे, फिर वहाँ पे जो हमारा इक्वेटर से दूर रहे, प्रेशर कम रहे, तो ये सारे फेवरेबल इसके कंडीशंस हैं जिससे साइक्लोन फॉर्म होता है। तो इंडिया में साइक्लोन्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये बे ऑफ बंगाल में आते हैं, हमें अरेबियन तुलना के अरेबियन जो सी है उसके कंपेयर में। सपोज यहाँ पे जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे 4 वहाँ पे साइक्लोन आया, तो जो अरेबियन सी है वहाँ पे नियरली हमारे एक साइक्लोन आता है। तो 4:1 के रेशियो में हमारे साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं, बे ऑफ बंगाल और वहाँ पे जो हमारा अरेबियन सी है। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल्स रीजन है इंडिया में देखा जाए तो एक तो मानसून हो गया कि मानसून में कभी देरी होती है, फिर अरेबियन सी में मॉइस्चर का प्रेजेंस, तो ये सारे कुछ रीजन्स हैं। और आईएमडी है जो है टाइम टाइम पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो साइक्लोन से रिलेटेड यहाँ पे फोरकास्टिंग करता रहता है कि जैसे 48 घंटे पहले कोई भी यहाँ पे साइक्लोन आने वाला था, 48 घंटे पहले जो करता है वो ग्रीन करता है। येलो जो है 72 घंटे पहले ग्रीन करता है, 48 घंटे पहले जो आता है येलो बोलते हैं। ऑरेंज अलर्ट जो है 24 घंटे पहले आता है, एंड जो रेड अलर्ट है वो 12 घंटे पहले आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट से रिलेटेड। तो रिसेंटली क्या था कि सेंट्रल वाटर जो कमीशन है इसने बताया कि इंडिया में जो ग्लेशियर लेक है उसकी संख्या में नियरली 33% जो है एरिया उसका बढ़ रहा है। मीन्स जो हमारा ग्लेशियर लेक है, तो ग्लेशियर लेक क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ग्लेशियर होता है उसके बर्फ को पिघलने से जो हमारे लेक का फॉर्मेशन होता है तो उस लेक को हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। तो इसने बताया कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया कि इंडिया में जो लेक्स का फॉर्मेशन है वो लेक्स का जो एरिया नियरली 33% एक्सपेंड कर गया है। तो एक्सपेंड क्यों करेगा, तो ये एक्सपेंड बेसिकली करेगा जब हमारा ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा तो वहाँ पे उसका जो ग्लेशियर है उसके पिघलने की घटना होगी। तो वो जब पिघलेगा तो वो उसके वाटर में एक्सटेंशन होगा, तो वाटर एक्सटेंशन होगा तो जो लेक्स है उसका एरिया बढ़ेगा क्योंकि उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी।
तो अभी के लिए इंडिया में देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सेंट्रल वाटर कमीशन जिसने ये हमें डेटा दिया है, तो ये क्या है बेसिकली, तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है, जिसका हमारा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो हमारे पास दो तरीके की बॉडी है कि जो हमारा सरफेस हुआ मीन्स पृथ्वी की सतह के ऊपर जो बॉडी है उसको मेंटेनेंस देख रेख और उसको एनालिसिस करने का काम जो है हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन करती है, सेंट्रल वाटर हमारा कमेटी जो कमीशन है ये काम करती है। बट सपोज हमें ग्राउंड वाटर मीन्स धरती की सतह के नीचे कोई पानी है, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, कोई ट्यूबवेल हो गया, तो इस तरीके का जो काम करती है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करती है, ये ध्यान दीजिएगा। ग्लेशियर लेक हमने बता दिया कि एक तरीके का पानी का ये होता है जो कि ग्लेशियर के पिघल बर्फ के पिघलने से लेक का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो सपोज जो लेक है, लेक काफ़ी भर गया है और बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ का जब पानी नीचे आएगा तो काफ़ी सडन आएगा, अचानक आएगा, तो उससे क्या होगा कि आसपास के एरिया में वो फ्लड लाइक जो हमारा फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन का सेटलमेंट रहता है, ह्यूमन के सेटलमेंट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके थ्री इम्पॉर्टेंट क्या क्या मेन फीचर्स हैं, तो ये एक तो अचानक होता है सडन, दूसरा है कि ये हमारे माउंटेन्स के आसपास होता है, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है जनरली माउंटेन्स पे फॉर्मेशन इसका होता है इंडिया में। तो ये जब हमारे ऊपर से हमारे यहाँ पे जो लेवल है, लेवल मीन्स जो सतह होता है, ज़मीन होती है, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है डाउन स्ट्रीम मीन्स जब हमारे पर्वत से नीचे जो होता है मिट्टी पे आती है पानी, तो वहाँ पे उनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी नुकसानफुल होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो 2013 में देखा जाए तो 2013 में जो चोराबरी ग्लेशियर लेक हुआ था उसमें फ्लड आया था, जो कि मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड है यहाँ के थ्रू आया था। तो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट वाले इवेंट्स हो रहे हैं, तो पहला है कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे अर्थक्वेक हो गया, मरीन जो डैम्स है इसके फेल्योर हो गया, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैं। दूसरा है मार्फोलॉजिकल, तो मार्फोलॉजिकल क्या हो गया, बेसिकली एक जियोग्राफिकल टर्म है जिसमें होता है कि जब ग्लेशियल बॉडी मीन्स कोई वाटर बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरीके के मूवमेंट को हम मार्फोलॉजिकल, जैसे ग्लेशियर लेक्स है इसका मूवमेंट हुआ, फिर वाटर सीपेज हुआ है इसका मूवमेंट हुआ, तो इस तरीके को हम मार्फोलॉजिकल मूवमेंट बोलते हैं। फिर कहीं पे आइस डैम है इसका फेल्योर हुआ, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ग्लेशियल आउटबर्स्ट क्रिएट हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है ऑयल स्पिल्स। तो अभी रिसेंटली क्या था कि हमारा जो एनजीटी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो एनजीटी है इसका फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन कब हुआ था। तो रिसेंटली क्या था कि इसने बोला कि जो हमारा चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इस पे यहाँ पे ऑयल स्पिल की जो इस इंसिडेंट है इसके बढ़ने की वजह से 5 करोड़ का इन्होंने पेनाल्टी लगाया था। तो ऑयल स्पिल बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फिनोमिना है जिसमें जो हमारा ऑयल है, सपोज हम समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पे उसका सतह से ज़मीन की सतह से उसका माइनिंग करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सपोज निकला और उसके जो धरती के सतह मीन्स जो हमारा ओशियानिक या सी लेवल पे वो फैल गया, तो उसके फैलने से क्या होगा कि जो ऑयल होता है उसका वेट कम होता है, तो वेट कम होने की वजह से वो धरती का जो सतह है उस पर फैल जाता है, तो फैल जाने की वजह से वहाँ पे रहने वाले जो हैबिटेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे उनका जो धीरे धीरे डेथ होने लगता है। तो इस फिनोमिना को हम ऑयल स्पिल जो इस फैल गया उस फिनोमिना को हम ऑयल स्पिल बोलते हैं। एक तरीके का पेट्रोलियम लीकेज जो होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उसको हम ही ऑयल स्पिल बोलते हैं। तो ये किस कारण होता है, तो सपोज हमने बताया हम ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराएं, तो टैंकर फट गया या फिर पाइपलाइन में लीकेज हो गया, तो इसकी वजह से ये होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है और फूड जो चेन होता है इकोसिस्टम का उस पर नुकसान पड़ता है।
तो इसको किस तरीके से ट्रैक इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो एक बायो रेमेडिएशन प्रोसेस है जिसमें एक ऑयल जेपर होता है। ऑयल जेपर एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जी, जो क्या करता है, इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसको ये खाते हैं और इस पे फीड करते हैं। तो ऑयल का जो रहता है, जो हमारे पानी की सतह पे होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। या फिर दूसरा प्रोसेस है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके कोई ऐसा स्पीसीज बनाएं जो कि ऑयल्स या हाइड्रोकार्बन्स को फीड करें, तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की संख्या कम हो सकती है। तो कौन कौन से अभी के लिए लॉ हैं जो टैकल करते हैं ऑयल स्पिल्स के इंसिडेंट को। तो इंटरनेशनल पे लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हैं और नेशनल लेवल पे कुछ हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक मार्पोल है, फिर अदर भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान, जो कि 1996 में लेकर आया गया था, इसके थ्रू इस चीज़ को रेगुलेट और टैकल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लैंडस्लाइड। तो बेसिकली लैंडस्लाइड एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे जो हमारा जियोग्राफिकल मास होता है एक तरीके से वो मूव करता है, या फिर दूसरे टर्म में बोला जाए तो जो हमारा मास होता है, सपोज कहीं पे पहाड़ है, वो उसका सरक जाना है, इस तरीके को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मूवमेंट ऑफ मास रॉक या डिब्रिस, अर्थ का कोई डिब्रिस है या अर्थ का कोई पार्ट है जो कि ऊपर के से कोई सतह स्लोप है वहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, उस चीज़ को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने क्या किया कि नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बनाया है कोलकाता में, जो कि जो लैंडस्लाइड होने वाले कोई इंसिडेंट है तो उसको मॉनिटर करके पहले ही कोई अलर्ट दे देगा। तो इस तरीके का अभी के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। तो पहला है एक भू संकेत वेब पोर्टल है, जैसा कि नेम से बता रहा है भू संकेत मीन्स लैंडस्लाइड जब भी होने वाला रहेगा तो पहले ही एक अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। और दूसरा है कि भूस्खलन मोबाइल ऐप, जो कि क्विकली एक लैंडस्लाइड का फोरकास्टिंग करेगा। और ये क्यों लेकर आया गया है, तो रिसेंटली जो हमारा लैंडस्लाइड, बड़ा सा लैंडस्लाइड का इवेंट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे हुआ था। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो लैंडस्लाइड से क्या क्या हमें इशू हो सकता है, तो नेचुरल लेवल पे देखा जाए तो लैंडस्लाइड का मेन जो कॉज होता है वो बहुत ज़्यादा, कहीं पे बारिश हो गया तो इसकी वजह से नेचुरली हो सकता है, कहीं पे स्लोप है मीन्स कोई पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ के आसपास के सपोज मिट्टी हैं बह गए, तो उससे क्या होगा कि वो जो बड़ा सा हमारा ये मटेरियल रहेगा वो भी नीचे आने लगेगा, या अर्थ का कोई इंसिडेंट हुआ तो इसकी वजह से, ये नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। और कुछ एक्टिविटीज़ जो ऐसे ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, उस चीज़ को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि सपोज कोई है वहाँ पे, कैटल्स हैं, पशु हैं, उसको वहाँ पे चरवाहे चरा रहे हैं, तो जब घास होता है उस वो बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि सॉइल का जो मिट्टी का होता है इरोजन होने लगता है, अपरदन होने लगता है, तो जिसकी वजह से, या फिर पेड़ कटने लगते हैं तो वहाँ मिट्टी बह जाती है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो सकता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग। तो रिसेंटली अभी आईएमडी ने एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम कैसा रहेगा नहीं रहेगा, इस तरीके का इनिशिएटिव सेटअप करने की बात कही है। और ये किसके थ्रू किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री मीन्स पंचायती राज का जो मिनिस्ट्री है इसके थ्रू किया जाएगा। जो हमारे इंडिया के नियरली 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे इस तरीके का इंस्टॉलमेंट किया जाएगा, जो कि अभी के लिए देखा जाए तो ये जो है 12 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़े एरिया को कवर करके वहाँ के फोरकास्टिंग करती है कि जैसे कितना टेम्परेचर होने वाला है, बारिश होने वाला है नहीं होने वाला है, ठंड कितनी रहेगी नहीं रहेगी, इस चीज़ को यहाँ पे मॉनिटरिंग करता है। तो सेम वैसे यहाँ पे देखेंगे जब सूखा पड़ता है तो उसका भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लेकर आया गया है जिसको ड्यूज नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नियरली इंडिया का जो 30% लैंड एरिया है यहाँ पे वो ड्रॉट होने की यहाँ पे चांसेस हैं, या फिर 2023 में भी इस तरीके का बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ था। तो अभी देखा जाए जो हमारा अगस्त 2023 था, ये 1901 के बाद जो पिछले 100-150 साल में ये सबसे गर्म महीना रहा है।
और इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पैक्ट था, ये छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे ये सारे रेशियो सबसे ज़्यादा थे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सूखे को मॉनिटर करने के लिए अभी के लिए इंडिया में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। और ये किनके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आईआईटी गांधीनगर के द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एट विच प्लेसेस, या फिर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट। तो उसका राइट आंसर रहेगा आईआईटी गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो अभी इतना इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, बस ये किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा लाया गया है, तो ये नागालैंड के द्वारा लेकर आया गया है, जो कि एक तरीके का इंश्योरेंस है। और ये कब दिया जाएगा, तो ये ऐसा सपोज कोई लाइक जैसे लाइफ है किसी का, वो लॉस होने का कोई ऐसा सिचुएशन आता है, तो इस तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि डिजास्टर का जो रिस्क है, इसके जो इंसिडेंट है, इसको कम किया जा सके। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि फ्लड वॉच इंडिया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और जो ये है फ्लड वॉच इंडिया प्रोग्राम, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो कि हमारा सरफेस वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन एम क्या रखा है कि इन्होंने रखा है कि जो भी रहेगा, हम 7 दिन का पहले का फोरकास्टिंग करेंगे, फ्लड से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे, तो इस चीज़ का फोरकास्टिंग के लिए ये लेकर बनाया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि EW फॉर ऑल। तो EW फिर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, तो ये किसकी अर्ली वार्निंग फॉर ऑल किसके लिए है, तो ये इंडिया का जो IMD है, इन्होंने बताया कि हम ये जो डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे छोटे छोटे कंट्री, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, यहाँ पे इन लोगों का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलपमेंट करने का के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो EW फॉर ऑल मीन्स अर्ली वार्निंग सिस्टम है एक तरीके का। अभी हमारा एक और टर्म न्यूज में था कि आइकिया एक्सरसाइज क्या है। तो आइकिया एक्सरसाइज बेसिकली एक डिजास्टर जो हमारा नेचुरल आपदा आती है, तो उसकी कितना हम लोग प्रिपेयर हैं नहीं है, तो उसको देखने के लिए जो हमारा NDMA है, इसने एक इंडियन आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज किया है, इसी को हम एक्सरसाइज आइकिया बोलते हैं। और कौन कौन से अभी जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज़ में थे, तो जो हमारा CDRI है ये न्यूज़ में था, जिसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो वो दिल्ली में है, दिल्ली में, जो कि एक काम करता है कि जो हमारा डिजास्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कितना रेजिलियंट बनाए, जिससे कि कोई भी नेचुरल आपदा आती है तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इसको कोई नुकसान ना हो। तो इसका जेनेसिस कब हुआ था, तो इसका जेनेसिस 2019 में हुआ था, इंडिया के द्वारा किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जिससे कि कोई हमारा नेचुरल इंसिडेंट आता है तो उसको ये रेजिलियंट का काम करे, कोई नुकसान ना हो। तो अभी तक CDRI ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो एक तरीके का IRIS सिस्टम बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइसलैंड स्टेट, मीन्स जो आइसलैंड से रिलेटेड स्टेट्स हैं, इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया, जो कि हमने ऑलरेडी इस सेशन में डिस्कस किया है। और ये जो है हमारा ये कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट रिपोर्ट, कि सपोज कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उसको टैकल करने के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, इस चीज़ को दिखाती है। तो आज के लेक्चर में हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इनकेस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस को लेकर आने के लिए। तो हमने PT 365 इन्वायरमेंट है, इसको ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको जो PT 365 के ये 3 वीडियो और कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको कवर करके एक मैराथन हम वीडियो लेते कराएंगे, जिससे कि एक सिंगल वीडियोज में आपका PT 365 इन्वायरमेंट कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।